नमस्कार, संसद समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला विधेयक आज पारित किया। हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। राम मंदिर से चढ़ावे के कथित चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही और 2 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:10 पर ही बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित किया। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। अर्जुन राम मेघवाल ने मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को सदन में ये विधेयक पेश किया था। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या इससे पहले 2019 में बढ़ाई गई थी। उस समय प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की कुल संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक में भारतीय सांख्यिकी संस्थान को नया वैधानिक ढांचा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ये विधेयक वर्ष 1959 के पुराने अधिनियम का स्थान लेगा ताकि आधुनिक शैक्षणिक और शोध जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके तहत संस्थान को एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में स्थापित करने और उसके प्रशासनिक एवं अकादमिक ढांचे को मजबूत करने का प्रावधान है। विधेयक में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति संस्थान के विजिटर होंगे और इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए प्रावधान है, जो इसका प्रमुख नीतिगत कार्यकारी निकाय होगा। पिछले बजट सत्र के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने संसद को सूचित किया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI को एक निगमित निकाय के रूप में शामिल करने और इसके प्रभावी संचालन के लिए एक ढांचा प्रदान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक और पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर डिजिटल, क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने और उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है।
लोकसभा की आज सुबह बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद जब उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, कृपया प्रश्नकाल चलने दें। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही और कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 11वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। सरकार ने लोकसभा में कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता, किफायती शिक्षा और समावेशन पर विशेष बल देती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार सभी विद्यार्थियों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जिनका क्रियान्वयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है और इनका प्रशासन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित अभिभावकीय आयु सीमा और योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों को लाभ प्रदान किया जाता है। उच्च शिक्षा विभाग डीओएचई प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन पीएमयूएसपी योजना का संचालन करता है। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जैसा कि योजना के दिशा निर्देशों में निर्धारित है। मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने पोस्ट मैट्रिक एवं उच्च शिक्षा के लिए लगभग 1 करोड़ 9 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की। इनमें अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी और विमुक्त जनजाति डीएनटी के विद्यार्थियों के लिए लगभग 36 लाख छात्रवृत्तियां, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए लगभग 48 लाख छात्रवृत्तियां और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए लगभग 24 लाख छात्रवृत्तियां शामिल हैं। जोशी ने कहा कि सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जैसे संस्थानों में उच्च शिक्षा को अधिक किफायती बनाने के उद्देश्य से भी कई कदम उठाए हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा नई फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक जमाओं के लिए अमेरिकी डॉलर रुपया विदेशी मुद्रा स्वाप सुविधा की घोषणा किए जाने के बाद विदेशी बैंकों और सहकारी बैंकों सहित विभिन्न बैंकों ने अनिवासी भारतीयों एनआरआई से 27.99 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। आरबीआई ने 5 जून 2026 को घोषणा की थी कि बैंकों द्वारा जुटाई जाने वाली नई एफसीएनआरबी जमाओं के लिए अमेरिकी डॉलर रुपया विदेशी मुद्रा स्वाप सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि विदेशी पूंजी आकर्षित की जा सके। फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक जमा वो विदेशी मुद्रा सावधि जमा टर्म डिपॉजिट हैं जिन्हें अनिवासी भारतीय बैंकों में बनाए रखते हैं। चौधरी ने बताया कि ये सुविधा 8 जून 2026 से प्रभावी हुई और 16 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। ये सुविधा 8 जून 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच जुटाई गई जमाओं पर लागू होगी। उन्होंने कहा कि एफसीएनआरबी जमा 5 जून 2026 को 3255.85 करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 30 जुलाई 2026 तक 6054.87 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो गई। इस प्रकार 5 जून से 30 जुलाई 2026 के बीच बैंकों ने 27.99 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि जुटाई। आरबीआई के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस अवधि में सबसे अधिक राशि भारतीय स्टेट बैंक ने 4.13 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाई। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक ने 3.7 अरब अमेरिकी डॉलर, एक्सिस बैंक ने 1.6 अरब अमेरिकी डॉलर और एचडीएफसी बैंक ने 1.4 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाए।
और आइए अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में आज नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार को बैठक बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कर दिया। सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इन खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। सभापति ने उम्मीद जताई कि ये खिलाड़ी आगे भी अपनी मेधा से देश को गौरवान्वित करेंगे। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू करते हुए मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों के नाम पुकारे। इसी दौरान विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के दौरान कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाई, जिस पर आपत्ति जताते हुए सभापति ने कहा कि सदन में तख्तियां नहीं दिखाई जा सकती। इसके बाद हंगामे के बीच सभापति की अनुमति से भाजपा की दर्शना सिंह ने स्लीप एपनिया का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 90 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग इसके खतरों से अनजान हैं। उन्होंने कहा कि स्लीप एपनिया नींद से जुड़ी एक गंभीर समस्या है, जिसमें सोते समय बार बार सांस रुकती और शुरू होती है। भाजपा सदस्य ने इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने की मांग की। इसी पार्टी की अलका गुर्जर ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसिंद के पास स्थित भगवान देव नारायण की पवित्र जन्म और प्राकट्य स्थली मालासेरी डूंगरी के विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह स्थान देश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, जहां हर साल दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए कई सुझाव दिए। मनोनीत सदस्य उज्ज्वल निकम ने अदालतों में लंबित मामलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मामलों की सुनवाई में विलंब का एक कारण उनकी अधिक संख्या भी है। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहा, जिसके कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू करने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने फिर से नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति की अनुमति से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलते हुए राम मंदिर अयोध्या में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा। हरिवंश ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी आसन से अनुरोध किया कि विधेयक पर चर्चा शुरू हो चुकी है और किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति ना दी जाए। इसके बाद उपसभापति ने कांग्रेस के अजय माकन से अपनी बात रखने के लिए कहा, किंतु माकन विधेयक के बजाय अन्य विषयों पर बोलने लगे। सदन में मौजूद संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आसन की ओर से बार बार विधेयक पर बोलने के लिए कहा गया, लेकिन विपक्षी सदस्य विषय को भटकाते हैं। उन्होंने माकन के संबोधन को कार्यवाही से निकालने की मांग की। हंगामे के बीच एमएसएमई विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा की सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है और ये विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी है। तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने कहा कि एमएसएमई की मदद से बेरोजगारी दूर की जा सकती है। उन्होंने कहा, आज बेरोजगारों की तो बात छोड़िए, रोजगार वाले भी सुरक्षित नहीं हैं और सत्ता पक्ष की ओर से कोई जवाब नहीं आता। बीजद के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने कहा कि जीडीपी में एमएसएमई का 35% योगदान रहता है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि मूल विधेयक 2006 में आया था और 20 साल बाद इसका संशोधन आया है। उन्होंने कहा, इस दौरान एमएसएमई क्षेत्र में बहुत बदलाव हो चुका है। विधेयक में बड़ी चुनौतियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गुल्ला बाबू राव ने कहा कि विधेयक में मध्यस्थता और फैसलों के त्वरित निपटारे के लिए नए नियम तय किए गए हैं, जो सराहनीय कदम है, लेकिन इन नियमों का पालन भी जरूरी है, अन्यथा न्याय मिलने में देर होगी। अन्ना द्रमुक के एम थम्बिदुरई ने कहा कि देश के विकास के लिए एमएसएमई जरूरी हैं। उन्होंने केंद्र से मांग की कि वो तमिलनाडु में एमएसएमई कार्यक्रम को सहयोग दें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये विधेयक उसे शक्ति प्रदान करेगा। तेदेपा के मस्तान राव यादव बीडा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसके प्रावधान दर्शाते हैं कि लघु कंपनियों के लिए सुचारू व्यावसायिक संचालन को बढ़ाने पर सरकार ध्यान दे रही है।
बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू ने कहा है कि विधेयक मध्यस्थता और मध्यस्थता कार्यवाही को ऑनलाइन माध्यमों से संचालित करने की अनुमति देता है, जिससे विवादों का समाधान तेजी से, अधिक सुलभ और कुशल तरीके से हो सकेगा। बसपा के रामजी ने कहा कि विधेयक में उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जो एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कमजोर वर्ग के लोगों को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने पर विचार करे। चर्चा में यूपीएलएल के प्रमोद बोरो, भाजपा के संजय सेठ, कांग्रेस के नीरज डांगी, प्रवीण चक्रवर्ती और बीजद की सुल्ता देव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में 2014 से कई गुना बढ़त हुई है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना, प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना, व्यापार भुगतान में सुधार करना और नियमों के अनुपालन को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 39% हो गई है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा एवं नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उपसभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बजे बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। तो संसद समाचार में फिलहाल इतना ही।